बिना पढ़े केमिस्ट्री में लाओ टॉप मार्क। अगर आपको केमिस्ट्री में एक भी वर्ड नहीं पता तब भी आप इस वीडियो को देखने के बाद टॉप मार्क ला सकते हो। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। आज मैं आपको केमिस्ट्री की ऐसी क्लास कराने वाला हूं, अगर आपको केमिस्ट्री में एक भी वर्ड नहीं आता तब भी आप टॉप मार्क ला सकते हो। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। इसी तरह से हम आपका फिजिक्स का भी कराने वाले हैं और बायोलॉजी का, इंग्लिश का, हिंदी का ऑलरेडी हम करा चुके हैं। 25 फरवरी को यूपी बोर्ड केमिस्ट्री का एग्जाम है। ये वीडियो उन सभी बोर्ड के लिए है जिसमें NCERT सिलेबस पढ़ाया जाता है, चाहे वो यूपी बोर्ड है चाहे आपका कोई अदर बोर्ड है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाएं। अब हम देखने वाले हैं कंप्लीट क्लास को पॉइंट टू पॉइंट, वन बाय वन। अब हम क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको 70 में से 35 से 40 मार्क का कराने वाला हूँ और आपको एक भी वर्ड याद नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरी ट्रिक है, मेरी टेक्निक है, मैं एक वर्ड पकड़ता हूँ चैप्टर का और पूरा चैप्टर खत्म, और वो भी वर्ड मैं अपनी टेक्निक से, ट्रिक से याद कराऊंगा। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, आप कंप्लीट वीडियो को देखें और केमिस्ट्री में इतने टफ एग्जाम में बिना पढ़े टॉप करके आए, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉर्मली मैंने बायोलॉजी में आपको एहसास दिलाया था कि आपको सब कुछ पता है, और उस वीडियो को देखने के बाद आपको फीलिंग भी आई होगी कि आप काफी इंटेलिजेंट हो और आपको पता है। ठीक, तो साइकोलॉजी का सिस्टम होता है सब कुछ कि आपने मान लिया इजी है तो इजी है और मान लिया हार्ड है तो हार्ड है। देखो, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, मैंने IIT का सब सिलेबस पढ़ा हुआ है भाई, नीट पढ़ा, ये पढ़ा, वो पढ़ा। मुझे लगा कि ये चीज बहुत छोटी है, तभी तो इतनी आसानी से पढ़ा पा रही हूँ। सीधी बात है, क्लासेस तो और भी देखी होंगी आपने। तो सीधी सी बात है, अपनी साइकोलॉजी को पॉजिटिव रखें, इनको छोटा समझे, खुद को बड़ा समझे, काम हो जाएगा। आप करें स्टार्ट। देखो, यहाँ पे भी आपको सब कुछ पता है भाई, कोई भी इंसान है वो अकेला अकेला है, अकेला अकेला है, बिल्कुल अकेला है, कोई उसके साथ नहीं है। इस तरह से अकेला है वो बिल्कुल। जब वो अकेला है तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे जोड़े में नहीं, क्योंकि जोड़े के लिए दो दो होने चाहिए, तो आप बोलोगे जोड़े में नहीं है, जोड़े में नहीं है। अब अगर यहाँ पे दो दो हैं, दो दो हैं, और आपको पता है सीधी बात है कि दो दो होते हैं तो उसको बोलते हैं जोड़े में, तो आप बोल दोगे जोड़े में है, जोड़े में है, जोड़े में है। ये बात आपको पता नहीं है? पता है ना? पता है तो चैप्टर खत्म हो जाएगा यहाँ पे। फिर आता है इलेक्ट्रॉन, एक नाम इलेक्ट्रॉन, एक नाम आता है अपना इलेक्ट्रॉन। और देखो, 12th वाले स्टूडेंट को कुछ पता हो ना हो, इलेक्ट्रॉन का नाम पता होगा, बाकी नॉलेज हमें नहीं चाहिए, हमें तो नाम पता होने चाहिए इलेक्ट्रॉन। ये आपको ऑलरेडी पता है, इलेक्ट्रॉन भी पता है, तो चैप्टर आपका हो गया, बात खत्म। अब देखते हैं हम। देखो, अब बात करें पहले क्वेश्चन की। ध्यान रखना, ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आते ही आते हैं। यहाँ पे मैं दो पॉइंट पर फोकस करता हूँ, एक तो ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे, ठीक, और एक ये पॉइंट के पढ़ना भी कुछ ना पड़े, तब पूरा पेपर हो जाए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे यहाँ पे 3 मार्क का क्वेश्चन इस टाइप का आपसे पूछा ही जाता है, तो आप टेंशन ज्यादा ना लें। आप देखो क्या है, उसने पूछा संक्रमण तत्व। यहाँ पे मैं फुल में नहीं लिखाऊंगा, मेरी कोशिश रहती है कि काम भी पूरा हो जाए और टाइम भी ना लगे। संक्रमण तत्व तो आप लिख देंगे जिनमें, सिंपल बिल्कुल, जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते संक्रमण तत्व कहलाते हैं। ना आपको संक्रमण याद करना है ना तत्व, बाकी तो मैं आंसर इससे ही निकलवाता हूं, बस एक पॉइंट पकड़ना है, इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं। तो आपने लिख दिया जिनमें इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते हैं संक्रमण तत्व कहलाते हैं, बात खत्म। दूसरा हेडिंग डाला भाई, उसने पूछा है कि यहाँ पे इनके चुंबकीय गुणों, मतलब इनके गुण बताने हैं, तो आप डाल देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, संक्रमण तत्वों के गुण। हेडिंग डाली, ये लिख के गुण, फिर पहला डाल दिया उसने, बोला है तो चुंबकीय गुण डाला, बहुत बढ़िया। बस हेडिंग डालने में देर लग रही है, आंसर निकालने में तो तुम्हें पता है अपनों को देर लगती ही नहीं है। रंगीन आयन, ठीक। अगला संकुलन आयन, क्या है? संकुल आयन, ये हो गया। बस हेडिंग डाल के काम हो गया। आपको क्या लिखना है? आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है ये है, यहाँ पे ये तो लिखा हुआ है देखो, चुंबकीय गुण। आप लिख देंगे यह चुंबकीय गुण दिखाते हैं, क्योंकि क्योंकि
इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते। फिर आप लिख देंगे रंगीन आयन, आप लिख देंगे ये रंगीन आयन बनाते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते। क्या याद करना पड़ रहा है? कुछ नहीं। और यहाँ पे संकुल आयन, आप लिख देंगे कि यह संकुल आयन बनाते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते। आंसर खत्म, बात खत्म। ऐसे करते हैं, सीधी बात है। क्या याद करना? कुछ नहीं। अब आगे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो अलग अलग सेट में एक ही क्वेश्चन को अलग अलग टाइप से पूछता है लेकिन आंसर एक ही होता है उसका। नो टेंशन नो प्रॉब्लम। एक बच्चे ने बहुत बार मेरे पास कमेंट किया, कॉल किया कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो कैसा नहीं होता। आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। क्वेश्चन यही है, देखो कितने टाइप से पूछ रहा है, यही करता है वो, आंसर वही होता है उसका। देखो यहाँ पे उसने फिर पूछ लिया संक्रमण तत्व क्या है, इनकी चुंबकीय और उत्प्रेरकीय गुण लिखिए। तो उसी टाइप का क्वेश्चन है ये। बस आपको तो एक ही बात पता है, कोई भी गुण मांगे आपको तो एक ही बात पता है, इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते, लिख देंगे आपसे, इसी बात है। सबके आंसर एक और चैप्टर अपना क्लोज। जैसे एक सेट में ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, तो संक्रमण तत्व क्या होते हैं? वही रंगीन आयन है, रंगीन आयन, संकुल आयन, ये तो घुमा के ऐसे पूछता है, आंसर वही होता है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चैप्टर अपना क्लोज। देखो यहाँ पे इस टाइप से पूछता है कि भाई Cu प्लस आयन रंगहीन, रंगहीन का मतलब जिसमें कोई रंग नहीं। Cu+2 आयन रंगीन, रंगीन मीन्स कलरफुल है, कलर है इसके अंदर। उसने पूछा, कारण पूछा क्यों, तो पूरी लाइन उतार देंगे, बिलियन में इतना ऐसा है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे क्योंकि, फिर अपनी बात लिख देंगे। आपको पता है रंगीन थे, क्यों थे? इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं थे, क्योंकि ये बात तो आपको रट गई सी बात है। तो आप लिख देंगे Cu प्लस आयन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते। फिर आगे Cu प्लस आयन रंगीन होते हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में होते हैं। रंगहीन होते हैं तो जोड़े में होते हैं, बाकी जोड़े में नहीं होते। तो Cu+2 क्या इनके इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते, इसके होते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर आता बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन लैंथेनाइड संकुचन का, तो इसका आंसर इससे निकाल देंगे। देखो संकुचन का मतलब समझ लो। संकुचन देखो क्या होता है। संकुचन मीन्स होता है किसी चीज का सुकड़ना। जैसे कोई इंसान बहुत मोटा था, फिर क्या हो गया, वो पतला हो गया, तो संकुचित हो गया, सुकड़ गया। जब सुकड़ जाएगा तो आकार साइज कम हो जाएगा। तो इसका मीन्स होता है, संकुचन का मीन्स, सुकड़ना मीन्स आकार कम होना। क्या? आकार कम होना। आंसर खत्म। ये ऐसे ही पूछता है इसको कि भाई लैंथेनाइड संकुचन क्या है, इसको कारण सहित बताइए। ठीक है, तो आप ऐसे करें, ऐसे कराऊंगा मैं। तो पहले डालेंगे आप लैंथेनाइड संकुचन, डाला लैंथेनाइड संकुचन और लिखा भाई, लिखा। आंसर हमें इससे निकालना है। लिखना भाई लैंथेनाइड में आकार कम हो जाता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। क्या करना पड़ा? बस हमें तो ये पता है संकुचन का मीन्स है आकार कम होना। लिख दिया भाई हमने कि लैंथेनाइड में आकार कम हो जाता है, इसे लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। फिर कारण पूछा उसने, तो डाल दिया लैंथेनाइड संकुचन के कारण। ठीक है, अब यहां पे आप लिख देंगे हेडिंग डालकर। आप देखो क्या है, हेडिंग डाल के आपको लिखना। फिर आगे कोई मोटा इंसान है, ठीक है, तो उसके अंदर ही तो कोई क्रिया हुई होगी, तभी तो वो पतला हुआ भाई। अंदर उसकी कोई ऐसी क्रिया हुई, क्रिया के मीन समझो आप, बड़ी टेंशन लेते हो। क्रिया का मतलब होता है काम, काम आपको पता है। तो उसके अंदर कोई ऐसा काम हुआ, ऐसी क्रिया हुई जिसकी वजह से वो क्या हो गया, संकुचित हो गया, सुकड़ गया, आकार कम हो गया। तो यहाँ पे भी तो वही हुआ होगा। तो जनरल लाइफ आपको पता है, तो केमिस्ट्री पता है, तो हम लिख देंगे कि भाई लैंथेनाइड, कुछ याद थोड़ी करना है। लैंथेनाइड यहाँ पे लिखा हुआ है, संकुचन यहाँ पे लिखा हुआ है, सब कुछ तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप लिख देंगे लैंथेनाइड में अंदर कुछ ऐसी क्रिया होती हैं जिसके वजह से उसका आकार कम हो जाता है। इन क्रियाओं के कारण लैंथेनाइड का आकार घटता जाता है। यही कारण है लैंथेनाइड के आकार कम होने का। इसी को हम लैंथेनाइड संकुचन कहते हैं। लो, हो गया आंसर, छुट्टी। ये बायो में सिखा के लाया हूं मैं तुम्हें। अब आता है ये चैप्टर, देखो चैप्टर एक फिनिश। क्या याद करा? बस याद करा कि इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं होते, सिंपल। अब याद करना है यहाँ पे, देखो यहाँ पे
तुम्हें फैशन करना है। क्या करना है यहाँ पे? फैशन करना है। तो मैं लिखूंगा, जब मैं आपसे फैशन कराऊंगा तो मैं यही तो बोलूंगा कि भाई करो फैशन। अपना फैशन होगा FECN, फैशन। क्या? करो फैशन, करो फैशन। करो का के लिया, फैशन का तो FE और CN हमने ले ही लिया। अब ये है के फॉर कुत्ता। कुत्ता क्या करता है? काटता है। तो ये इन दोनों को काट सकता है। तो ऐसा करो, इसको कमरे में बंद कर दो। कमरे में बंद कर दो, सीधी सी बात है। मैंने बोला एक एक पॉइंट मैं याद कराऊंगा, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? आप तो वीडियो को देख लेना 2-3 बार, काम हो जाएगा। कुत्ता काट ले, कमरे में बंद कर दो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं नीचे वाला इसे साफ कर दूं तो कुछ ऐसा लगेगा जैसे यहाँ पे उल्टा 4, उल्टा 4 लग रहा है ना। तो यहाँ पे आपको 4 बना देना है। बन गया 4। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं ना? अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको बताइए, देखो इस तरह का लग रहा है, इस तरह का लग रहा है ना। तो इस तरह के पे ही इसको बंद कर दो, ऐसे करके दोनों तरफ से सी बना दो, इधर भी सी और इधर भी सी। बंद हो गया। अब देखो 4 ये, एक ये 5 और एक ये 6, तो यहाँ पे 6 लगा दो। ये हो गया, काम खत्म, चैप्टर खत्म हो गया यहाँ पे। देखो कैसे। अब करते हैं हम बात, देखो एक इस साइड है और एक इस साइड है, तो ये तो बीच में हुआ। बीच में हुआ कि नहीं हुआ? मैंने बोला जनरल लाइफ है, केमिस्ट्री फिजिक्स सब कुछ तुम्हें पता है, तुम बहुत टैलेंटेड हो। आज ये सोचो कि तुम बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो, सब कुछ पता है। ये बीच में है, तुम्हें पता नहीं है बीच में भाई, एक इधर बीच में। अब यहाँ पे देखो एफी क्या है? एफी जो है बीच में है, और बीच को बोलते हैं केंद्र, सेंटर। तो ये केंद्र में। बहुत बढ़िया, चलो केंद्र में हो गया। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं, ये तो हमें पता है केंद्र में। अब ये एफी होता आयरन, लोहा। लोहा, और लोहा क्या होती है? आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि धातुएं होती है, लोहा, पीतल, तांबा, धातु होती है। तो ये केंद्र में है, और क्या है ये? धातु। तो उसको क्या बोलेंगे? केंद्र धातु। ठीक है। अब तुम्हें साफ साफ दिख रहा है ये इससे चिपके पड़े हैं। चिपके पड़े हैं मीन्स लगे हुए हैं। ये इससे लगे हैं कि नहीं लगे हैं? तुमसे कोई आके चिपक गया, क्या हुआ? तुमसे आके चिपक गया तो क्या हो गया? तुमसे लग गया वो। तो ये क्या है? इससे लगे हैं। ये क्या है? इससे लगे हैं। चलो बहुत बढ़िया, लगे हैं। ये जो लगे होते हैं, लगे फॉर लीगेंड। क्या है ये? लगे हुए को बोलते हैं लीगेंड। लीगेंड, गेंड। चैप्टर आपका समाप्त। लो, क्या याद करना पड़ा? पूरे चैप्टर हो गया। अब हम आंसर निकालेंगे। अब देखो क्या किया हमने, यहां पे इसको इसके साथ लगाया है। मान लो आपसे कोई आके इस तरह से लग गया, चिपक गया है, तो उसने क्या किया? उसने अपने हाथों से तुम्हें बांध लिया, बंद बना लिया। तो बांधने को बंद बोलते हैं। तो जब ये इससे लगा है तो इसने भी तो बंद बनाया होगा ना, तो ये इससे बंद से जुड़ा होता है। अरे बंद से जुड़ा होता है। कोई आके तुम्हें इस तरह से पकड़ ले तो हाथों से उसने बंद बना लिया ना तुम्हें, ऐसी बंद, तो इसको बोलते हैं हम बंद। बंद मीन्स बांधना। ठीक है, चैप्टर क्लोज, काम खत्म। अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है, उपसहसंयोजन संख्या। इसका आंसर तो मैं इससे निकालूंगा, हेडिंग डालेंगे उपसहसंयोजन संख्या। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना? अब देखो यहाँ पे वंद है। क्या है? वंद है, बांध रहा है। तो हम लिख देंगे भाई उपसहसंयोजन। उपसहसंयोजन, ये कुछ याद नहीं करना, लिखा हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ मिलेगा उपसहसंयोजन। बस आपको बंद लगा देना है यहाँ पे। क्या? बंधो, बंधो की, बाकी कॉपी कर देना है। बस हमने क्या किया? उपसहसंयोजन यहाँ से उठाया, वंद अपने पास से लगाया, की, बाकी सब लिखा है। संख्या को, देखो संख्या को भी लिखा है, तो हमने लिख दिया संख्या को। क्या? उपसहसंयोजन में लिखा है, तो उपसहसंयोजन है संख्या। संख्या, उपसहसंयोजन संख्या कहते हैं लोग। क्या है इसमें? ये तो क्वेश्चन से ही आंसर निकाल दिया हमने। टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तुम्हें किसी ने बताया नहीं, मैं बता रही हूँ। अब देखो यहाँ पे वही करो फैशन, कुत्ता काट लेगा, वही करना। FECN 6, यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ये हमने सिखाया है अभी। अब देखो क्या होगा, उपसहसंयोजन संख्या हमने देख लिया, क्वेश्चन से ही आंसर निकाल दिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे आता है लीगेंड। ये लीगेंड वीगेंड आपको लिखे हुए मिलेंगे, आप टेंशन ना लें, ये तो क्वेश्चन में लिखे हुए होते हैं सब। लीगेंड, लीगेंड हमें तो पता है, लीगेंड मतलब लगे। देखो ला लिया, गा एक ही मात्रा लगे, तो लगे हुए वाले को कहते हैं। वो किससे लगे हैं भाई? केंद्र धातु से। तो हम बोल देंगे सिंपल, जो केंद्र धातु से लगे हैं उन्हें लीगेंड कहते हैं। क्या भारी है? देखो लगे हैं केंद्र धातु से, लीगेंड। तो हम लिख देंगे भाई जो केंद्र धातु से लगे होते हैं,
उनको लिगैंड कहते हैं, सिंपल। फिर आ गया समन्वय संख्या, नहीं यहाँ पे समन्वय, सॉरी समन्वय संख्या, ये समन्वय समूह बाकी की होती है, लेकिन यहाँ पे समूह दिया है, समूह। अब देखो क्या होगा, अब इंटरेस्ट आ जाएगा यहाँ पे जो हमने बंद किए हैं कुत्ते के डर से कमरे में, वही है समन्वय समूह। समन्वय समूह सीधी सी बात है। तो हम क्या बोल देंगे भाई, इन दोनों को जो कमरे में बंद है इनको बोल देते हैं समन्वय समूह, समन्वय समूह। ठीक है, तो हम क्या बोल देंगे, हम बोल देंगे केंद्र धातु और लिगैंड मिलकर समन्वय समूह बनाते हैं। तो कमरे वालों को समन्वय समूह कहते हैं अपने, तो बोल देंगे कि केंद्र धातु तथा लिगैंड मिलकर समन्वय समूह बनाते हैं या कहलाते हैं। आंसर हो गया। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें टॉप करके आना सब सब्जेक्ट में। अब आता है देखो यहाँ पे, करो फैशन कुत्ता काट लेगा कमरे में बंद, यहाँ पे FECN6 हो गया, करो फैशन कुत्ता काट लेगा कमरे बंद करते, ये हो गया, ये सिखाया मैंने। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे दे रखा है एक दंतुर। दंतुर आपको पता नहीं, हमें नहीं पता दंतुर का क्या है, हमें एक पता है बस, हमें पता है एक तुम्हें पता है, द्वि मतलब हमें पता है दो, दंतुर वंतुर से हमें मतलब नहीं। ठीक है, फिर आता है उभय। उभय अभी बताता हूँ, खुद कर दोगे इसको। एक का मतलब एक, दो का मतलब दो, हमें तो इतना पता है भाई, एक एंड दो। अब देखो यहाँ पे क्या मतलब होता है, ये इससे जुड़ा है भाई, केंद्र धातु से लिगैंड लगा है, जुड़ा है जुड़ा है, तो ये एक साइड से भी जुड़ सकता है, जैसे मैं हूं, किसी से एक साइड से जुड़ जाऊं भाई, मैं इस साइड से जुड़ जाऊं, एक साइड से जुड़ सकता हूं, मेरी मर्जी है, मैं दोनों हाथों से दोनों साइड से ऐसे जुड़ जाऊं, तो मैं एक साइड से भी जुड़ सकता हूं, मैं दोनों साइड से भी जुड़ सकता हूं। इसी तरह से ये इससे एक साइड से भी जुड़ सकते हैं और दो साइड से भी जुड़ सकते हैं। तो हम लिख देंगे एक दंतुर में, क्या लिखेंगे, एक दंतुर में, जो बिल्कुल सिंपल लिखा दूं पहले, जो एक साइड से जुड़ते हैं उन्हें एक दंतुर लिगैंड कहते हैं। फिर आता है दो, तो लिख देंगे जो दोनों साइड से जुड़ते हैं उनको द्विदंतुर लिगैंड कहते हैं। बहुत बढ़िया। अब आता है उभय दंतुर, इसको सिखाता हूं। देखो उभय दंतुर का मतलब, कुछ ऐसे भी तो लिगैंड होंगे उनकी मर्जी है भाई, किसी भी साइड से आके जुड़ जाए, तो हम लिख देंगे जो किसी भी साइड से जुड़ जाते हैं उन्हें उभय दंतुर लिगैंड कहते हैं। क्या बारी है, हो गया लो। उदाहरण यहाँ पे लेना अपने को, कलर को शांत चॉइस करो। शांत मतलब बिल्कुल ठंडे कलर, गर्मी का मौसम आने वाला है, चॉइस करो। कलर का सी, ला का एल, को मतलब CO, शांत मतलब CN, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस लगा देना, माइनस क्योंकि गर्मियों में टेम्परेचर माइनस रहना चाहिए वरना गर्मी लगेगी, तो माइनस लगा दिया। बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखो ये है दो, जब नीचे दो तो भाई ऊपर भी दो, दो और दो चार, तो चार। एग्जाम्पल भी हो गए, पहले का ये, दूसरे का ये और तीसरे का ये। कलर को शांत चॉइस करना है, गर्मी का मौसम आ गया है। लो हो गया, ये भी कुछ भी बारी नहीं है इसमें, फालतू में आप टेंशन लेते हो। देखो जो बच्चे ठीक ठाक है थोड़े, अब 3 क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, आप देखना चाहें तो मेरी ट्रिक से, स्टाइल से इसको देख लें, क्योंकि यहाँ पे जो है मर्जी है, आप करना चाहें तो कर लें, क्योंकि थोड़े टफ है ये, हो सकता था आपके समझ में आए, तो मैंने इसलिए इसे लेफ्ट करा दिया। ये देखो अब आता है अपना बहुत ही मस्त चैप्टर, जो आपको बहुत अच्छे मार्क देके जाता है, सब थ्योरिकल है, सब कुछ आपको पता है, आपसे बड़ा ब्रिलियंट नहीं है, मैं ये साबित आपको कर रहा हूं। देखो, और आपको फील भी आ रही होगी, हाँ आप ब्रिलियंट हो। जैव अणु, क्या, जैव अणु, यहाँ पे क्या होगा, देखो प्रोटीन का सबको पता होता है, प्रोटीन नॉर्मल सी चीज है भाई, सबको पता है? मॉडल जमाना है, सीधी बात है, प्रोटीन सबको पता है? तो हम यहाँ पे, उसने पूछा है स्रोत किस किस से मिलता है, पाए जाने वाले तत्व और इसका उपयोग, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सब पता है। देखो कैसे, प्रोटीन के मुख्य स्रोत, किसको नहीं पता कि शाकाहारी जो होते हैं भैया, पनीर खाते हैं, दूध और दही, इससे प्रोटीन मिलता है, सबको पता है, दूध दही और इससे प्रोटीन मिलता है, सबको पता है। फिर आती है मांसाहारी, अंडा भाई, चिकन और मछली, किसको नहीं पता इनसे प्रोटीन मिलता है, सबको पता है, तो क्वेश्चन आपको पता ही है। बात आती है विभिन्न तत्व, इसको मैं कराऊंगा। हॉकी स्टार्ट करो, हॉकी
हॉकी स्टार्ट, स्टार्ट ऐसे आता है ना, स्टार्ट करो लो हो गया। यहाँ पे देखो H O और C, यहाँ पे देखो आई 1 की तरह लग रहा है, तो हम इतने भी निगेटिव सोच के नहीं कि हम छोटी छोटी चीजों को लेंगे, यहाँ पे इसको इग्नोर कर दो। तो 1 की तरह लग रहा है तो हमने छोड़ दिया भाई, इतना छोटा नंबर हमें लेना नहीं। और S, तो ऐसे लिख देंगे आप कि भाई क्या, प्रोटीन में निम्न तत्व पाए जाते हैं HOCS। लोग हॉकी स्टार्ट करनी है, काम अपना हो जाना है। अब आता है देखो यहाँ पे प्रोटीन का महत्व, क्या क्या फायदे हैं। यहाँ पे थोड़ा हार्ड है, मैं इजी करा देता हूँ। एक तो लिखना है शरीर का निर्माण, ये तो बिल्कुल इजी है, शरीर का निर्माण। आप लिख देंगे सिंपल में कि प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे शरीर का निर्माण करती है, इसीलिए हम प्रोटीन को लेते हैं, ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, बात खत्म। फिर आता है हड्डियों की मजबूती। देखो ये नॉर्मल बातें सबको पता है, तो हड्डियों की मजबूती लिख देंगे कि प्रोटीन हमारी हड्डियों को मजबूत करती है, इससे हमारी हड्डियों की मजबूती बनी रहती है, इसीलिए प्रोटीन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये थोड़ा हार्ड पड़ता है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। ये लिख सकते हो ऊर्जा स्रोत, लिख सकते हो भाई प्रोटीन हमें ऊर्जा देती है, ये हमारा ऊर्जा का स्रोत है, इसीलिए ये हमें बहुत आवश्यक है। लोग ये जो प्रोटीन वाला क्वेश्चन है और आपका विटामिन वाला, ये 5 मार्क में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ये 5 मार्क में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसके बाद मैं कराता हूँ विटामिन वाला, जो आपको पता है, ये पता है आपको, आप बहुत टैलेंटेड हो। विटामिन के नाम, स्रोत और उससे होने वाले रोग, ये तो बिल्कुल सिंपल है, किसको नहीं पता विटामिन ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है? फिर आप पहले लिख देंगे कि भाई बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, अलग अलग क्रियाओं में हमारे शरीर की ये भाग लेते हैं, हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये ऐसे लिखना है। पहले हेडिंग डाल के विटामिन लिख दिया, विटामिन हेडिंग डाल के जो मैंने बोला। फिर उसके बाद देखो आपको एक काम करना है, बड़ा सिंपल सा, आप पे जो भी है नोट्स है, कुछ भी है आप पे, ठीक है, कुछ भी है तो यहाँ पे क्या करना है, बड़ा सिंपल सा है, मैं यहाँ पे याद करने कुछ नहीं दे रही, ये आपको पता है, बस देख लेना एक बार। यहाँ पे इस तरह का टेबल होगा, यहाँ पे विटामिन का नाम होगा, और यहाँ पे रासायनिक है, अगर ये याद ना हो छोड़ दें इसको, स्रोत और होने वाला रोग। यहाँ पे देखो विटामिन ए है, नॉर्मल सी बात सबको पता है, गाजर से मिलता है, दूध से मिलता है, मक्खन से मिलता है, अंडे से मिलता है, इससे रतौंधी नाम का रोग होता है ना। तो इसी तरह से ABCD जो है आप देख लें कि भाई किस किस से ये मिल रहा है और इनसे रोग क्या हो रहे हैं। 5 मिनट का काम है, 5 मार्क का आता है, सिंपल सी बात है। अब आगे बहुत ही अच्छे से आपको पेपर करके आना ही आना है, किसी की नहीं सुननी है। ये क्वेश्चन 3 मार्क में पूछा जाता है, बड़ा अच्छा है, बिल्कुल सिंपल बता देता हूँ। देखो मुस्लिम जो बच्चे हैं उन्हें पता है, जब दुआ मांगते हैं तो कोई दुआ कराता है, पीछे से बोलते हैं आमीन, बोलते हैं, सीधी सी बात है। अब आमीन नहीं, यहाँ पे एमीन याद रखना है। क्या याद रखना है? मीन, मीन तो सबको पता है, मीन मीन्स मछली होती है, ए और लगा दो तो क्या हो गया, एमीन। यहाँ पे ओ की मात्रा लगानी है तो हो गया एमिनो, बस एमिनो याद किया, क्वेश्चन 3 मार्क का आपका हो जाएगा। ठीक है, याद करने के 2 तरीके बताए मैंने, जैसा आपको अच्छा लगे, मीन से याद कर ले, उससे याद कर ले। प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक संरचना, चतुर्थ संरचना पूछी उसने, और प्रोटीन का विकृतीकरण 1 मिनट में कराता हूँ आपको, देखो कैसे। ये एमीन है, आपको नहीं पता क्या है एमीन, कैसा एमीन, कुछ नहीं, हमें तो ये पता है ये एमीन है। मान लो कि एमीन नाम का एक इंसान है, तो एक इंसान, दूसरा इंसान, तीसरा इंसान, चौथा इंसान, इस तरह से ये सब जुड़ गए। जब जुड़ जाएंगे इस तरह से तो भाई लाइन बन जाएगी, लाइन बन जाएगी, तो इन्होंने लाइन बना ली, सीधी लाइन बना ली। इनका माइंड घूमा, फिर ये इस तरह से राउंड राउंड लगा लिए, देखो ये इस तरह से लग गया राउंड राउंड। फिर माइंड और घूमा इनका, तो फिर क्या है, फिर और इस तरह से राउंड मार दिए इन्होंने। क्या भारी है, देखो एमिनो नाम के कई सारे इंसान हैं और आपस में इस तरह से जुड़ रहे हैं, कभी वो सीधी लाइन लगा रहे हैं, कभी इस तरह से राउंड घूम के, कभी और राउंड घूम के, बात खत्म, क्वेश्चन हो गया आपका। तो आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पहले तो प्रोटीन संरचना, हेडिंग डाल के प्रोटीन संरचना ऐसे हेडिंग डाल देंगे, लिख देंगे भाई प्रोटीन में निम्न संरचनाएं पाई जाती हैं, जैसे प्राथमिक संरचना, द्वितीयक संरचना, तृतीयक संरचना और चतुर्थ संरचना। ये डाल के फिर आपको लिख देना भाई प्राथमिक संरचना, प्राथमिक संरचना हेडिंग डाली आपने, लिख दिया। आप लिख देंगे कि एमिनो अम्ल जुड़कर एक सीधी लाइन बनाते हैं, इसको हम प्राथमिक संरचना कहते हैं। फिर आप दूसरे में लिखेंगे द्वितीयक संरचना में, प्राथमिक संरचना मतलब ये जो है प्राथमिक संरचना
राउंड राउंड घूम जाती है, इसको हम द्वितीयक संरचना कहते हैं। फिर आप तृतीयक संरचना में लिखेंगे कि द्वितीयक संरचना और अधिक राउंड राउंड घूम जाती है, इसको हम तृतीयक संरचना कहते हैं। अब देखो चतुर्थ संरचना में क्या होता है, ये तृतीयक संरचनाएं कई सारी एक साथ आ जाती है मिलकर इस तरह से। चतुर्थ में 4 संरचनाएं देखो आ गई इस तरह से है, तो इसको बोल दिया चतुर्थ। तो क्या लिख देंगे आप लिख देंगे जब 4 तृतीय संरचनाएं जुड़ जाती हैं उसको चतुर्थ संरचना बोलते हैं। हो गया क्वेश्चन, सिंपल है। यहाँ पे देखो विकृतीकरण का मतलब होता है टूटना, टूटना। वो कोई चीज सबसे अच्छे से कब टूटती है, गर्म कर दो उसको टूट जाएगी। तो आप लिख देंगे जब प्रोटीन को गर्म करते हैं प्रोटीन टूट जाता है, इसको हम विकृतीकरण कहते हैं। और सिंपल रहेगा कि जब हम प्रोटीन को गर्म करते हैं तो उसकी संरचना टूट जाती है, खत्म हो जाती है, इसको विकृतीकरण कहते हैं। सिंपल, ये भी हो गया। कुछ भी आपको मैं ऐसा छोड़ूंगा नहीं आज जो आपको करा नहीं दूंगा बिना पढ़े। आज मैंने पहले डिसाइड कर लिया कि मुझे आज सब कुछ तुम्हें पढ़ाना है। न्यूक्लिक अम्ल, इनके 2 महत्वपूर्ण कार्य। देखो 12th वाले सभी बच्चों को डीएनए आरएनए सबको पता होगा, डीएनए, और जो नहीं पढ़ते उनको भी पता होता है डीएनए आरएनए। तो इतनी इंसल्ट भी मत कराना कि डीएनए आरएनए ना पता हो। डीएनए आरएनए, अब क्या होता है, आपको क्या लिखना है, हेडिंग डालनी है न्यूक्लिक अम्ल, और यहाँ पे लिखना है कि भाई हमारी कोशिका में जो डीएनए आरएनए पाए जाते हैं उन्हें न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। अगर कोशिका भी नहीं पता तो शरीर तो पता है, शरीर बॉडी, बॉडी तो पता है, तो हम लिख देंगे कि भाई हमारे शरीर में हमारी बॉडी में जो डीएनए आरएनए पाए जाते हैं उनको न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। फिर आगे लिख देंगे ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है, इनका होना हमारे शरीर में आवश्यक है, नहीं तो हमारा शरीर कोई भी क्रिया नहीं कर पाएगा। लो हो गया। अब यहाँ पे 2 महत्वपूर्ण कार्य, सिंपल में बताता हूँ। यहाँ पे बड़ा और सा लिखा हुआ होता है, ये नहीं करना आपको, बस मैं तो लगा के लाया हूँ आपको समझाने के लिए ताकि आप समझ पाओ और मैं यहाँ पे इंटरफेयर करके जल्दी आंसर निकलवा दूँ। यहाँ पे अनुबंध से सूचना है, ये नहीं करना आपको, आपको लिखना है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों में लक्षण को ले जाना। देखो क्या है, आपके दादा के हाथ 2, आपके पापा के भी 2 और आपके भी 2, तो क्या है देखो पीढ़ी में सेम सेम चीजें आ रही है, लक्षण आ रहे हैं, तो लेके भी आ रहा होगा ना कोई लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, उसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख देना पहला हेडिंग लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाना। तो आप लिख देंगे कि भाई न्यूक्लिक अम्ल लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं, बात खत्म। फिर आता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण मुझे पता है, संश्लेषण तुम्हें याद नहीं रहेगा तो बनाना तो याद रहेगा। बनाना किस चीज को बनाते हैं अपने, तो ऐसे लिख देंगे हम न्यूक्लिक अम्ल प्रोटीन बनाते हैं, और प्रोटीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, इसीलिए न्यूक्लिक अम्ल का प्रोटीन बनाना बहुत आवश्यक है। आगे तो आप लिख देंगे, बायो में सिखा के लाया हूं तुम्हें। बताओ क्या भारी है, कुछ भी भारी नहीं है। अब देखो पॉलीपेप्टाइड है, ये पॉलीपेप्टाइड पुराना है, पॉली का मतलब पेप्टाइड मतलब प्रोटीन, जो प्रोटीन में पड़ा था वही लिख देना। यहाँ पे कैसा लिखना है भाई, क्या हुआ था प्रोटीन में, एमिनो अम्ल जुड़कर जुड़े थे ना और एक सीधी लाइन बना रहे थे, तो पहली वाली बात को लिख देना, बात खत्म। क्या, जब एमिनो अम्ल जुड़कर एक सीधी लाइन बनाते हैं इसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। हो गया। फिर यहाँ पे उदाहरण देना है, तो उदाहरण में कुछ भी याद ना आए तो प्रोटीन तो याद रहेगा, प्रोटीन लिख देना, और याद आ जाए तो एंजाइम लिख देना, बात खत्म। प्रोटीन या एंजाइम जो याद आ जाए लिख देना, तुक्की की बात है क्या याद आ जाए। अब ये है लिपिड। लिपिड जो लिपलिपे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, उन्हें लिपिड कहते हैं। और चिपचिपे कौन होते हैं, जो तेल है और रिफाइंड ये सब क्या होते हैं, चिपचिपे ही होते हैं, तो उनको बोलते हैं लिपलिपे चिपचिपे लिपिड। तो आप लिख देंगे चिकने पदार्थ पाए जाते हैं जैसे तेल, रिफाइंड तेल आपको पता है सिंपल में, इनको हम लिपिड कहते हैं, बात खत्म। और नीचे तो आप बना के लिख देंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हमारे शरीर के अंदर करते हैं, सीधी सी बात है। फिर आपको यहाँ पे कार्य कार्य तो आप लिख ही सकते हैं, ये हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक होते हैं, ये हमारे शरीर में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, अगर ये नहीं होगा तो बहुत सारी क्रियाएं हमारे शरीर की बंद हो जाएंगी, ये है वो है, बात खत्म। कोई भी इतना भारी थोड़ी होता है, बस क्या है तुम डरे हुए हो। कार्बोहाइड्रेट, चीनी वाली बात लिख देनी यहाँ पे, कार्बोहाइड्रेट में चीनी वाली बात लिख देनी है, या मैं एक ट्रिक बता दूं तो लिख दोगे तो और अच्छा रहेगा। क्या, हॉकी, यहाँ पे भी क्या लिख दो, हॉकी, हॉकी, और हॉकी का आपको पता 1 छोड़ देते हैं, 1 छोड़ देते हैं ना, तो आप लिख देना ये है HOC से बने होते हैं, ये HOC से बने होते हैं, ये स्वाद में मीठे भी हो सकते हैं और स्वाद में फीके भी हो सकते हैं, इनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। ऐसे लिख देंगे आप बना के, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, ऐसे लिख देंगे।
देखो ये तुम्हें पता है भाई, कोई भी चीज है मीठी भी हो सकती है और फीकी भी हो सकती है, उसमें क्या ऐसी सी बात है। अब यहाँ पे देखो, सरकराएं असरकराएं, यहीं पे आंसर छुपा है। सरकरा मीन शुगर, और शुगर कैसी होती है, शुगर कैसी होती है, मीठी होती है। तो यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सरकरा, यहाँ पे असरकरा। फिर यहाँ पे लिखेंगे आप सरकरा में कि जो स्वाद में मीठे होते हैं, शुगर मीठी होती है, उनको सरकराएं कहते हैं। असरकराएं इसका उल्टा होता है, सत्य का उल्टा असत्य होता है। तो यहाँ पे क्या असरकराओं में लिखेंगे, जो स्वाद में मीठे नहीं होते उनको असरकराएं कहते हैं। हो गया लो, एग्जाम्पल लिखना है। देखो ग्लूकोज को कोई नहीं जानता, ग्लूकोज, तो ग्लूकोज लिख देना आपको, ग्लूकोज, ठीक है। और फ्रैक्टोज लिख देना है आपको। इसका एग्जांपल लिख देना। देखो इंसुलिन सबको पता होता है, क्योंकि इंसुलिन जो होता है वो ब्लड शुगर वालों को दिया जाता है, तो इंसुलिन लिख देना। और स्टार्च, स्टार्च, स्टार्च लिख देना। स्टार्च भी याद नहीं रहे तो स्टार तो याद रहेगा, तारा, स्टार का भैया स्टार्च। बात करते हैं, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बस अनार का जूस बना दो, अनार लो, जूस बनाओ, चैप्टर खत्म। हमने क्या लिया, हमने एक नहीं लेना यार, थोड़ा बनाना है ज्यादा। अनार, अनार, अनार लिया और अनार से भाई हमने जूस बना दिया, ठीक है, जूस बना दिया। यहाँ पे किसी को दिक्कत, अनार से जूस बनाना कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे, अपने मशीन, हैंड वाली मशीन से बनाना है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अनार डालेंगे, हैंड मशीन में हैंड से घुमाएंगे, जूस निकलेगा, काम खत्म। ओके, अब यहाँ पे क्या देखो, अनार और इसको क्या बोलते हैं। जैसे कोई भी चीज बनाती है कोई कंपनी, तो वो उसका प्रोडक्ट होता है। जैसे पतंजलि है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है, तो हम बोलते हैं भाई ये पतंजलि का प्रोडक्ट है, उत्पाद है, और हिंदी में उत्पाद बोलते हैं। जैसे हिमालय कंपनी है, बनाती है, बहुत सारी कंपनी बनाती है, तो हम बोलते हैं भाई ये इस कंपनी का प्रोडक्ट है, मीन्स इस कंपनी ने बनाया है। आपने क्या बनाया है, तो ये आपका प्रोडक्ट है, उत्पाद है। तो यहाँ पे जो बनता है उसको बोलते हैं उत्पाद। उत्पाद, उत्पाद याद नहीं रहेगा तो प्रोडक्ट तो याद रहेगा ना, प्रोडक्ट लिख दो, कौन सी दिक्कत आ रही है, ठीक है। जिससे बनाते हैं, अनार से बनाया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिकारक। मैंने बोला आपको कुछ याद नहीं करना, मैं याद कराऊंगा हर एक पॉइंट, एक पॉइंट ही पकड़ेंगे, उसको भी मैं याद कराऊंगा, अभिकारक। अब आप बोलेंगे अभिकारक हमें तो याद नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ट्रिक है इसकी, अभी, अभी का मीन्स बिल्कुल अभी, कार का मीन्स कार। अपने पापा से बोलो कि भाई मुझे बिल्कुल अभी कार चाहिए, अब तो याद हो जाएगा, अभी कार, और एक का और लगा दो तो ये हो गया अभिकारक। तो ये वाली बात शायद आपको समझ आ गई, ये दिक्कत नहीं, ये आपको जनरल लाइफ में पता है, राइट। अब आप अनार से जूस बना रहे हो तो किसी स्पीड से तो बना रहे होगे ना, भाई मशीन चला रहे हो आप, तो इस तरह से तेज चलाओगे तो तेज निकलेगा, स्लो चलाओगे स्लो निकलेगा। तो इसका मतलब किसी भी काम का, काम करने का, काम करने की स्पीड तो होती है, स्पीड तो होती है, उसी तो हिंदी में वेग बोलते हैं। तो इसका क्या होगा, इसका काम करने का, क्रिया करने का, अभिक्रिया करने का वेग होगा, तो यहाँ पे वेग होगा। ये सब बातें आपको पता, टोटल बातें आप जानते हो, वेग होगा। अब वेग डिपेंड किस पे करेगा, अनार ज्यादा ले लिए आपने, ज्यादा ले लिए, तो आप क्या करोगे, तेज तेज निकालोगे, आपको पता है इतने सारे अनार है, सबका निकालना है, तेज निकालोगे, अनार कम होंगे तो स्लो आराम से निकाल दोगे, सीधी बात है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, ये ज्यादा होगा तो तेज वेग, कम होगा तो कम, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, अनार पे। और अनार को क्या बोलते हैं अपने, अनार को क्या बोलते हैं, अभिकारक, अभिकारक। लो, तो ये किस पे डिपेंड है, अभिकारक पे। यहाँ पे अभिकारक का आया तो के लगा दो, का फॉर के, का के, चैप्टर खत्म, चैप्टर खत्म। करें, आप सब कर देंगे हम, बेगुरिये ये बात खत्म। अब देखो इसका आंसर तो मैं इससे निकालूंगा। उसने बोला अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, हेडिंग डालेंगे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक। मैं लिखा इसलिए लिया, अगर मैं इसको लिखाने लगूँ ना तो कम से कम 4 घंटे की वीडियो हो जाएगी, और मेरी वीडियो देखी होंगी आपने, कम टाइम की, बेहतर काम, मस्त काम। जो वीडियो 10 घंटे की नहीं कर पाती, मेरी छोटी सी वीडियो काम करके निकल जाती है। तो ये होगा इस तरह से। अब हम लिखेंगे, इसी से आंसर बनाना है। यहाँ पे देखो अभिक्रिया, अभिक्रिया के, अभिक्रिया के वेग, वेग का जो स्थिरांक, स्थिरांक होता है, होता है, होता है, उसे अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहते हैं। लो,
इसमें क्या है, ये बायो से सिखाता आ रही हूँ मैं, यहीं से आंसर निकाल देता हूँ। यहाँ पे देखो, आपने क्या याद किया, यहाँ पे वेग याद किया, वेग याद किया ना। अब पूछा उसने शून्य कोटि, शून्य को कौन नहीं जानता, जीरो, जानते हो कि नहीं। पहले हेडिंग डाली शून्य कोटि की अभिक्रिया, क्या, शून्य कोटि की अभिक्रिया, हेडिंग डाल दिया आपने, डाल दिया हेडिंग शून्य कोटि की अभिक्रिया, डाल दे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पे एक काम और कर दोगे, अच्छा रहेगा, मस्त रहेगा। क्या, देखो ये तो आपको याद ही है, ये तो आपको याद ही है, ऐसे लिख दोगे ना वेग, तो एग्जामिनर को मजा आएगा। वेग के और बराबर यहाँ पे अभिकारक है, लिख दिया, और के को लिख दिया ऐसे के बराबर करके वेग स्थिरांक, तो एग्जामिनर को और अच्छा लगेगा, वेग स्थिरांक। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे निकालना शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया, तो वेग आपको पता चल गया। तो मैं यहाँ पे दो मेथड, जैसे कुछ नहीं आता, जो थोड़ा बेटर करना चाहता दोनों को बता देता हूँ, जैसा आपको अच्छा लगे। आप लिख दोगे अभिक्रिया, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो शून्य पर निर्भर करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। ये तो है बिना याद करने वालों के लिए, वह अभिक्रिया जो शून्य पर निर्भर करती है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अब आपको पता है अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है, आप इतना टफ समझते हो। अभी का मतलब बिल्कुल अभी, क्रिया का मतलब काम, जो हम बिल्कुल अभी काम कर रहे हैं वो अभिक्रिया, जैसे मैं पढ़ा रही हूँ इस टाइम पे क्या कर रही हूँ मैं, अभिक्रिया, अभी काम कर रही हूँ, राइट। तो अभिक्रिया, तो अभिक्रिया है ये, कोई काम है, कोई काम है, तो काम का वेग होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, अभी समझाया मैंने। तो हम ऐसे लिख दे, चाहे सिंपल में आता है ऐसे लिख दो आप, और थोड़ा अच्छा करके लिखने चाहते हो तो ऐसे लिख दो कि जिसका वेग, जिसका क्या, जिसका वेग, जिसका वेग शून्य पर निर्भर करता है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। दो ऑप्शन है, पहला लिख दो, दूसरा लिख दो। और यहाँ पे एग्जांपल, एग्जांपल याद नहीं हो तो बस ऐसे लिख देना, ए वी, लिखा एग्जांपल ऐसे करके, ए वी, वेग समीकरण निकालना भी सिखाया मैंने, वेग बराबर के है। और यहाँ पे देखो यही तो है अभिकारक, तो अभिकारक ये है, तो यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। जीरो है तो यहाँ पे जीरो लगा दिया, लो बात खत्म। अब आता है प्रथम कोटि, प्रथम कोटि में सेम करना है, प्रथम का मीन्स क्या होता है, वन होता है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको ऐसे लिख देना है, पहले हेडिंग डालिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, डाल दिया हेडिंग, फिर लिखना है, लिखना है कि वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जो वन पर निर्भर करती है, या प्रथम लिख देना, प्रथम पर निर्भर करती प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। मैंने बोला और अच्छा रहेगा कि वह अभिक्रिया जिसका वेग, वेग को डाल देना यहाँ पे, वह अभिक्रिया जिसका वेग वन पे निर्भर करता है, प्रथम पे निर्भर करता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जो आपको अच्छा लगे, मैं तो इजी से इजी भी बताऊंगा और थोड़ा अच्छा जैसा आपको अच्छा लगे। फिर वही सिस्टम, एग्जांपल याद नहीं होता तो ए वी बनाया एग्जांपल करके, कुछ नहीं, मैंने बोला 2 पॉइंट ही कराए मैंने, वो याद कर लो, काम खत्म, वेग और ये लो। यहाँ पे तुम्हें पता ही अभिकारक होता है, इसको अभिकारक कहते हैं, तो इसको उठा के यहाँ पे डाल दो ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे जीरो लगा था तो यहाँ पे जीरो लगा दिया, यहाँ पे वन है तो यहाँ पे वन लगा दिया, सब कुछ तो यहाँ पे लिख के दे रखा है उसने, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण, तो पहले हेडिंग डालेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 लक्षण। अब हम करेंगे देखो बिल्कुल सिंपल में, पहली बात तो एक पॉइंट उसने खुद दे दिया, प्रथम कोटि अभिक्रिया है ना, है तो उसने बता दिया कि भाई अभिक्रिया प्रथम कोटि की है, तो हम लिख देंगे पहला पॉइंट, पहला पॉइंट, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि, कोटि प्रथम मीन्स वन, वन होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। क्या याद किया, ये पॉइंट तो उसने दिया है खुद, हमने चेंज करके लिख दिया कि वह अभिक्रिया जिसकी कोटि वन होती है प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। अभी हमने इसका समीकरण निकाला था, तो आप लिख देंगे इसके लिए, समीकरण भी याद नहीं होता, इसके लिए, इसके लिए तो लिख सकते हो ना, इसके लिए क्या, अभी लिखाया था मैंने, वेग बराबर के एंड, अभी हमने बोला था प्रथम हो तो वन लगा दो, इसके लिए ये बराबर होता है, होता है, मैंने बोला मैं कुछ भी याद तुम्हें करने नहीं दूंगा, सब कुछ करा दूंगा यहीं पे, बस कंप्लीट वीडियो को देख लो, ये हो गया। अब देखो तीसरा पॉइंट, अभी देखो तीसरा पॉइंट मैंने सिखाया था कि अनार ज्यादा होंगे तो वेग ज्यादा, अनार कम होंगे तो वेग कम, तो कम और ज्यादा क्या कहते हैं, मात्रा, मात्रा कहते हैं ना। तो आप सिंपल में लिख दो क्या, मात्रा, क्या होगा, मात्रा ज्यादा होगी तो वेग ज्यादा होगा। तीसरा पॉइंट, मात्रा
कम होगी तो वेग कम होगा। हर एक बात आपको पता है, जनरल लाइफ की बातें। लो ये हो गया, 3 मार्क में पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आता है देखो आणविकता कोटि में अंतर। अब अंतर है, ठीक है, और किसमें है, आणविकता में है और कोटि में है। हमें नहीं पता आणविकता क्या है, हमें नहीं पता कोटि क्या है। हमें तो पता है हमारे पास दो है, एक तो आणविकता है भाई और एक अपने पास कोटि है। अब हमें अंतर बताना, हमें पता नहीं कि ये है क्या, और मतलब भी नहीं, हमें जरूरत भी नहीं पड़ रही क्या है। अब देखो दो हैं, अंतर कब निकाल सकते हैं हम, जैसे मान लो दो लड़के हैं, तभी तो हम अंतर कर सकते हैं कि भाई इसमें इसका फेस ऐसा है, इसका ऐसा है, इसकी नाक ऐसी है, इसकी नाक ऐसी है। दो होंगे तभी तो अंतर निकालोगे ना, तो दो हैं यहाँ पे तो अंतर निकाल सकते हो। अब देखो क्या है, दोनों जैसे दो लड़के हैं, दोनों सेम भी हो सकते कि नहीं हो सकते। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल सलमान खान के कई डुप्लीकेट है नहीं, तो वो दोनों कैसे हैं, एक जैसे हैं। तो भाई दो अगर कोई भी है, कोई भी लड़के हैं, कोई भी इंसान है, तो वो एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते। तो हमें तो जनरल लाइफ में पता है कि भाई जब दो हैं तो एक जैसे भी हो सकते हैं और एक जैसे नहीं भी हो सकते, ये लिखना है। तो यहाँ पे देखो पहले डाल देंगे आणविकता एवं कोटि में अंतर। अंतर डाला, पहला लिखेंगे, याद कुछ नहीं करना, आणविकता भी यहाँ पे लिखा होगा, कोटि भी। तो आप लिखेंगे आणविकता एवं कोटि, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे। कोटि सेम हो सकती है, मतलब समान भी हो सकती है, दो है तो समान भी हो सकते हैं। दूसरा तुम्हें पता अलग भी तो हो सकते हैं, तो आणविकता एवं कोटि अलग को कहते हैं केमिस्ट्री की भाषा में भिन्न। भिन्न भी याद ना आए तो अलग लिख दो, आणविकता एवं कोटि अलग भी हो सकती है। अब देखो तीसरा पॉइंट मैं अपने स्टाइल से याद कराता हूँ। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, जैसे मैं इसको पहन रही हूँ, ठीक है, तो इसको अपने बंडी बोलते हैं, सिंपल सी बात है। तो लड़कियां जो पहनती हैं वो भी पहनती है इस तरह से, उसको कोटी बोलते हैं अपने। क्या बोलते हैं उसको, कोटी बोलते हैं। कोटी बोलते कि नहीं बोलते। मान लो फॉर एग्जाम्पल कोई लड़की गरीब है बहुत और उस पर कोटी नहीं है, कोटी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे कि इस लड़की पर कोटी शून्य है। शून्य का मतलब नहीं है उस पर कोटी। तो कोई लड़की ऐसी भी तो हो सकती है जिसपे कोटी शून्य हो सकती है ना, तो हम लिख देंगे कि भाई कोटी 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 शून्य भी हो सकती है, कोटी शून्य भी हो सकती है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे हो सकती है, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि कोटि शून्य ना हो, तो इसी बात को उल्टा कर दो कि कोटि शून्य नहीं भी हो सकती, कोटि शून्य हो भी सकती है, कोटि शून्य नहीं भी हो सकती, बात खत्म। 4 डिफरेंस हो गए, काम खत्म। और यहाँ पे एक पॉइंट, हाँ आणविकता का रह गया, आणविकता का लिख लो, आणविकता का भी लिख लो इसी तरह से। क्या लिखोगे, जैसे यहाँ पे लिखा है ना कोटि शून्य नहीं भी हो सकती, तो यहाँ पे आप लिख दोगे आणविकता शून्य नहीं होती। 5 पॉइंट हो गए। ये देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, एक वर्ड में इसका आंसर निकालने वाले। पहले आपको डाल देना है, पूरी लाइन कॉपी कर देनी है यहाँ से यहाँ तक। किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब सांद्रता ताप उत्प्रेरक का प्रभाव, क्या नहीं लिखना है, उत्प्रेरक का प्रभाव, हेडिंग डाल दी, लिख दिया। आप यहाँ पे लिख देंगे पहले तो कि भाई अभिक्रिया के वेग पर दाब सांद्रता ताप उत्प्रेरक निम्न प्रभाव डालते हैं, निम्न प्रभाव डालते हैं। फिर आंसर हो गया, समझ लो आंसर हो गया। पहला लिख दिया आपने, फिर लिख देंगे आप क्या, यहाँ पे हेडिंग डाल के दाब, दाब नहीं डालेंगे पहले, यहाँ पे हेडिंग डालेंगे आप सांद्रता। आपको नहीं पता कि सांद्रता क्या है, आप तो पता भी होगा, अगर मना भी करूंगा तब भी पता आपको, नहीं भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हमें क्या मतलब, हमें तो आंसर निकालने से मतलब। उत्प्रेरक आपको जो नहीं पढ़ने वाले पता नहीं होगा, तो हमें मतलब भी क्या है पता होने से, हमें तो आंसर से मतलब है, ये है। अब देखो क्या करना है, बस लिख देना है बढ़ता है, बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है। जैसे देखो यहाँ पे लिख देना सांद्रता, आपको मतलब नहीं सांद्रता क्या है, सांद्रता दिया है, आप लिख देंगे सांद्रता बढ़ने से, देखो यहाँ पे दे रखा है किसको, वेग, तो आप लिख देंगे सांद्रता बढ़ने से वेग बढ़ता है। आप लिख देंगे ताप बढ़ने से वेग बढ़ता है। आप लिख देंगे उत्प्रेरक से वेग बढ़ता है। मतलब क्या याद करना पड़ा, बस लिखना आपको बढ़ता है। तो ये तो आपको पता है, कोई चीज घट भी सकती है, कोई चीज बढ़ भी सकती है, तो बस लिखना क्या है, बढ़ता है, तो आंसर हो गया। अभी ये क्वेश्चन इस चैप्टर का लास्ट, अभिक्रिया का वेग। हमने क्या बात की थी, हमने यहाँ पे बात की थी कि भाई हम अनार से जो जूस बना रहे थे वो किसी गति से बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे, तो हम लिख देंगे कि भाई के अभिकारक जिस गति से उत्पादक बनाता है उसे अभिक्रिया का वेग कहते हैं। तो ये चैप्टर भी समाप्त हो गया।
ये चैप्टर भी समाप्त हो गया। ये हो गया अपना चैप्टर समाप्त। तो भाई यहाँ पे आता है, ये बड़ा सिंपल सा चैप्टर है, तुम इसको वैसे ही कर दोगे। वैसे ही का मतलब वैसे ही, वैसे ही। बस एक पॉइंट आपको पता है, यहाँ पे पॉइंट सब पता है आपको, सब पता है। एक बात बताओ, जैसे पीतल की, तांबे की, लोहे की रॉड जो होती है, रॉड किसको नहीं पता? रॉड, रॉड, और रॉड को हिंदी में छड़ कहते हैं। छड़, छड़ी, किसको नहीं पता है? लेकिन यहाँ पे लोहे वाली छड़ है। आपको तो कुछ नहीं पता कि लोहे की, चांदी की, तांबे की, पीतल की, तो छड़ तो पता है, छड़ है। और यहाँ पे किसकी लेंगे हम? लोहे की लेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे बस एक बात आपको याद रखनी है, वो आपको ऑलरेडी पता है। आप पानी में चीनी घोल देते हो, क्या नहीं घोलते? क्या नहीं बात है, यहाँ पे चीनी घोलते हो, तो ये जो बनता है अपना शरबत, तो उसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं बिलियन। बिलियन। अब बोलोगे बिलियन कैसे याद करें हम? तो सॉल्यूशन आप जनरल लाइफ में यूज करते हो कि भाई इस बात का कोई सॉल्यूशन नहीं निकल गया, तो सॉल्यूशन तो कर सकते हो, हिंदी में भी लिख दोगे सॉल्यूशन, कोई दिक्कत नहीं। सॉल्यूशन स्पेलिंग याद ना हो तो सॉल्यूशन, ठीक है? तो इसको बोलते हैं सॉल्यूशन और इसको बोलते हैं छान। पता नहीं है आपको, मैं बोल रहा हूँ सब कुछ पता है। ये है, बात करते हैं, चैप्टर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है? उसने पूछा मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या है, हमें तो कुछ पता ही नहीं, हम तो आंसर इससे निकाल देंगे। आप लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे क्या? आप लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे पहले तो, मानक इलेक्ट्रोड विभव, हेडिंग डाली फिर लिखेंगे क्या? लिखेंगे मानक, यहाँ पे लिखा है तो मानक, मानक हो गया। कंडीशन सबको पता है, कंडीशन सबको पता है ना, तो मानक कंडीशन में क्या? मानक कंडीशन में जो, सॉरी, जो मानक कंडीशन में जो क्या विभव होता है, विभव होता है, होता है, उसे क्या बोलते हैं? उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आंसर यहीं पे छुपा है इसका, सिंपल। अब आता है भाई यहाँ पे इनमें संबंध लिखना, आपको बड़ा इजी है, 1 मिनट में बता दें। इसे नट समीकरण भी कहते हैं। एग्जाम में पूछ ले कि भाई नट समीकरण लिखिए और बताइए, तो आपको लिखना है कैसे नट समीकरण। जैसे ई और ई नॉट है, तो ई पहले दे रखा है, पहले लिख दो, ई नॉट बाद में दे रखा है, बाद में लिख दो। लिख दिया, बराबर का साइन लगा दो, लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगा दो। नफरत, 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 नफरत तो ऐसे लिखा जाएगा ना, नफरत, ए हटा रहे हैं अपने, एन एफ नफ, आर टी रत, तो नफरत। करते हैं लोग, क्या लिखना है? करते हैं लोग, एलओजी लोग हो गया, करते हैं लोग। और नफरत में क्या करते हैं? अपना मुंह लाल कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? रेड कर लेते हैं मुंह अपना, और ऑक्स जैसा, बैल जैसा कर लेते हैं। उससे में देखा ना, अजीब सा मुंह बना लेते हैं बैल जैसा, तो ये हो गया। तो आपको ये याद कर लेना है, और याद हो भी गया क्या? नफरत करते हैं लोग और मुंह बना लेते हैं रेड, ऑक्स जैसा, बैल जैसा, बस ये कर लेना। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यहाँ पे किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉलराउस का नियम। कॉलराउस का नियम सिंपल में कराता हूँ आपको। कॉलराउस मीन्स कॉल, कॉल जो करते हैं अपने, कॉल कर आयान को, आयान को चलेगा, चलेगा साथ। अब देखो यहाँ पे समझो, भाई दो दोस्त बैठे बैठे और उनका एक दोस्त है आयान नाम का, तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से कहता है भाई तू आयान को कॉल कर, वो भी साथ चलेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं ना, नो टेंशन। कॉल राउस हो गया, कॉल करने से हो गया। यहाँ पे देखो क्या है, चलेगा, चलने को केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं चालकता, चालकता। देखो चल चालकता, अपना काम हो गया, हो गया। अब देखो क्या लिखेंगे, मैंने बोला बिलियन, बिलियन तो आपको पता है, बिलियन वर्ड आपको पता है। बिलियन भी नहीं आता तो लिख देंगे आप, क्या लिख देंगे? यहाँ पे बिलियन भी नहीं आता तो सिंपल बता देता हूँ, पहले तो लिखेंगे कॉल राउस का नियम, लिखेंगे फिर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? प्लस ये आयन होता है वैसे, लेकिन आपको याद करने के लिए आयन मैंने लिखा दिया। अगर पेपर में आयन भी लिख दें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्जामिनर को लगेगा हो सकता है भाई आयन लिखा हो, डंडा उसे फालतू लग गया हो प्रेशर में करके, है तो दिक्कत नहीं। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे भाई, क्या लिखेंगे? चालकता आपको पता है तो आप लिख देंगे कुल चालकता,
क्या? कुल चालकता। मैंने बोला ना ये लाइन याद है तो लिख देंगे। कुल चालकता मतलब टोटल जितना भी आयन टोटल चला है, कुल चला है, तो उसकी कुल चालकता होगी वो। तो कुल चालकता क्या प्लस आयन, आयन लिखना चाहो आयन लिख दो, आयन भी बात वही है ये। ठीक है, मैंने समझा दिया क्या लगेगा कैसे लगेगा। प्लस आयन तथा माइनस आयन, आयन के योग तो सब जानते हो, योग मतलब जोड़, लो जोड़ लिख दो, के बराबर होती, बराबर बराबर होती होती है। ये तो है बिल्कुल सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल है कि भाई कुल जो चला है आयन उसकी जो कुल चालकता है प्लस आयन और माइनस आयन के योग के बराबर होती है। बिल्कुल सिंपल। अगर इसे और अच्छा थोड़ा करना चाहे तो कुल चालकता प्लस आयन की चालकता तथा माइनस आयन की चालकता के योग के बराबर होती है, जो आपको बेटर लगे। ये लिखा दिया मैंने बिल्कुल सिंपल वाला। इसके अनुप्रयोग हैं, देखना चाहो आप इसको देख सकते हो। ठीक है, आप देखना चाहो तो इसको देख सकते हो। अब आता है फैराडे का प्रथम नियम। देखो फैराडे, फैराडे मीन्स राडे, राड़े, राड़े जो होते हैं, रपड़े जो होते हैं, तो हम बोलते हैं ना कि भाई रपड़े क्यों क्यों कर रहे हो रपड़े, तो यहाँ पे लिखना है राड़े क्यों, राड़े क्यों। आंसर निकाल देंगे इससे। तो क्या डालेंगे? फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम डाल दिया और आप लिख देंगे विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन तो यहाँ पे लिखा हुआ, लिख दिया विद्युत अपघटन क्यू के, क्यू के बढ़ने से बढ़ता है। ये लाइन तो बहुत बार लिखवा चुका हूँ, बढ़ने से बढ़ता है, तो बस याद रखना है राड़े क्यू। तो क्या? विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन क्यू के बढ़ने पर बढ़ता है। बस इतना लिख देना है, काम हो जाएगा। अब आ जाओ अपने चैप्टर पे। यहाँ पे मैं कुछ भी याद करने नहीं दूंगा, 2 से 3 बार वीडियो देख लेना और टॉप करोगे। और एक पॉइंट और बताना है मुझे, इसके बाद मैं ऐसे ही ट्रिक के साथ एक न्यूमेरिकल जो केमिस्ट्री के उनकी वीडियो दूंगा और एक आपको दूंगा रिएक्शन की वीडियो। अगर आपने तीनों वीडियो को कर लिया तो आप अराउंड 50 मार्क भी प्लस ला सकते हो, तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। अब यहाँ पे देखो डेफिनेशन निकालनी है, आपको लगे ये तो बहुत हार्ड है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, सेकंड का काम है मेरे। यहाँ पे देखो मोललता, मोलरता, मोलन्स, ठीक है। यहाँ पे मानव किसको नहीं पता, मानव किसको नहीं पता, अरे मानव किसको नहीं पता, तुम मानव हो तो मानव ऐसा लिखा जाएगा, लिखा जाएगा नहीं लिखा जाएगा। अब देखो ये है माँ, माँ क्या है? माँ भाई सबके बराबर, माँ सबके बराबर, पूरे ब्रह्मांड एक तरफ और माँ एक तरफ, तो माँ सबके बराबर। यहाँ पे ए को लेफ्ट कर देना, तो यहाँ पे बचेगा एम एन बी, ये हो गया। तो हमने क्या लिखा? माँ तो सबके बराबर होगी। यहाँ पे फिर उसके बाद आया एन, एन आया, एन एन आ गया, एन ना, और जहां पे एन आता है ना, ना को नीचे, फिर अगले वाले को नीचे लिखना होता है। तो फिर उसके बाद बी आया, तो ये हो गया, टी हो गया हमारा मानव, हो गया। अब लिखना क्या है? सिंपल, हेडिंग डालनी है मोलरता, मोलरता हेडिंग डाली और लिख देना है मोलरता, मोलरता किसके? यहाँ पे ये जो लिखा है मानव से जो निकाला है एन अपॉन बी के, क्या लिख देना बस, बराबर होती है, तो हो गया। अब यहाँ पे देखो मोलरता, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस तरह से आपको उल्टा एम दिख रहा है, 2 उल्टे एम दिख रहे हैं ना, 2 एम। तो यहाँ पे 2 एम लेंगे, कैसे? मानव को कैसे लिखेंगे? देखो छोटा एम बनाया हमने, एक आ गया, ये आ गया, फिर एन तो आने ही मानव में, यहाँ पे डब्ल्यू भी तो आ सकता है, तो हमें ऐसे बनाने हैं 2, ऐसे बनाने हैं 2, तो मानव को अब इस बार ऐसे लिखेंगे। तो यहाँ पे ए लेफ्ट कर देंगे तो एम बचेगा, एन और डब्ल्यू, तो माँ सबके बराबर, माँ सबके बराबर। यहाँ पे देखो माँ और एन, वही कंडीशन भाई, एन के बाद तो नीचे आना दूसरा, ये ऐसे आप मोललता हेडिंग डालोगे, यहाँ पे लिख दोगे मोललता क्या, एन अपॉन डब्ल्यू के बराबर होती है। मानव दोनों तरह से याद कर लेना, दोनों डेफिनेशन क्लियर। अब आता है मोल अंश, अंश, अंश है ना, तो मोल अंश जो होता है अंश, तो ना होता है ये क्या है? ना, ना से लिख दो नाना, क्या लिख दो? ना ना, नाना। तो क्या? ना 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 मतलब तुम्हारे नाना है, ठीक है, उनसे आप किसी चीज को मना कर रहे हो तो क्या बोलोगे? नाना ना, ऐसे तो बोलोगे। तो भाई आपको मना करना तो नाना ना, तो यहाँ पे ये लिखना है नाना, नाना से काम हो जाएगा भाई, नाना ये आपके काम आएंगे आज, ना
और ना देखते ही नीचे लिखना है दूसरे को, बस एक ही ना को ऊपर लिखना है। ना फॉर ना और ना से नीचे, तो ना ना ना, ठीक है, क्योंकि जब मना करोगे तो थोड़ी ऐठ में करोगे ना तो ना, तो ये बड़ा वाला ना, ठीक है, ना आराम से बोला आपने, ना तो ना बड़ा वाला, तो ऐसे बना दो ना। तो आपको लिख देना है भाई सिंपल में कि मोलन्स हेडिंग डालनी है, आपको लिख देना है मोलन्स एन, इसको लिख देना है पूरे को एन अपॉन एन प्लस एन के बराबर होता है। बात खत्म, तीनों डेफिनेशन हो गए। तो कुछ भी हार्ड नहीं है, ना पापा ये करके हम निकाल देंगे। अब आता है राउल्ट का नियम, देखो आप पापा आ गया आपके, राउल्ट मतलब उल्टा, भाई उल्टा उल्टा थप्पड़ लगाया तुम्हारे कान पे तुम्हारे पापा ने, कि उल्टा थप्पड़ जो है लगा सकते हैं भाई तुम्हारे पापा, वो लगाएगा तो चल जाएगी लड़ाई। तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा थप्पड़ किसने लगाया तुम्हारे कान पे, थप्पड़ लगाया किसने, पापा ने। अगर थप्पड़ पापा ने लगा दिया तो राउल्ट का नियम हो गया। राउल्ट मीन्स उल्टा थप्पड़ लगाया किसने, पापा ने तुम्हारे कान के नीचे लगा दिया। अब देखो पापा, पा पा पापा, पापा से क्या पाया तुमने, कान के नीचे थप्पड़, क्या पाया, कान के नीचे थप्पड़, तो तीसरा पाया, लेकिन कहाँ पाया, नीचे पाया, तो तीसरे वाले पाए को पी को नीचे कर दो, भाई पापा से पापा से क्या पाया, आपने कान के नीचे थप्पड़, तीसरे पा को नीचे कर दो। लेकिन पापा ने ये काम गलत करा, मारा तुम्हें गलत है, समझाना चाहिए था, तो गलत काम किया, निगेटिव काम किया तो निगेटिव लगा दो। क्लियर, ये हो गया। अब देखो पापा तुम्हारे पास है तभी तो मार पा रहे हैं, तो एक पापे ऐसे लगा दो, ठीक है। अगर याद ना रहे तो पीपी बना देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बता रहे हो अगर याद रहे तो अच्छा, नहीं तो ये। तो पापा ने निगेटिव काम करते, ये तो बात समझ आ। अब देखो जब पापा तुम्हारे कान पे लगाएंगे तो पहला थप्पड़ जब पड़ेगा ना तो बोलोगे ना बोलोगे, और अगर तेज मार दिया पहला थप्पड़ी तो आप नीचे, तो ना ना बोलोगे ना, और तुम फिर क्या हुए, थप्पड़ पड़ गया तेज और तुम नीचे गिर गए, चलो नीचे गिर गए, ठीक है। फिर एक और लगाया फिर बोलोगे ना, तो दो थप्पड़ को तो तुम कंट्रोल कर ही लोगे, लेकिन जब तीसरा वाला लगेगा बड़े विकट तरीके से तो तेज बोलोगे, फिर पहले तो बोले हल्के हल्के ना, फिर जब तेज लगा तो बोले ना, तो अब के बड़ा वाला ना हो गया, ठीक है, बड़ा वाला ना हो गया। अब यहाँ पे स्पीड बढ़ती जा रही है हर बार तुम्हारे थप्पड़ पड़ने से, तो मतलब प्लस होती जा रही है, तो प्लस, ये भी हो गया अपना राउल्ट का नियम। राउल्ट मीन्स उल्टा थप्पड़ पापा का, ये याद रखना। अब क्या लिखना है भाई, लिख देना है आपको बिलियन, मैंने बताया है सी सी बात है, ये बिलियन यहाँ पे लिख भी रखा है, बिलियन मैंने बताया कि चीनी को पानी में बोल दो बिलियन बन गया, राइट। तो आपको लिख देना है बिलियन में, बिलियन में क्या, इसको पूरे को उठा के क्या, P माइनस पी एस अपॉन P बराबर होता है n और n प्लस n की। लो हो गया राउल्ट का नियम, ऐसा स्टाइलिश राउल्ट का नियम आपने नहीं देखा होगा ऑल इंडिया में आज तक। इसकी सीमाएं याद करना चाहें आप, इसकी सीमाएं देख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा टेंशन ना ले। अब यहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चन बचे हैं, एकदम कराएगा देखो। क्वथनांक का उन्नयन, उन्नयन का मतलब होता है उन्नति, जब उन्नति होती है तो कौन क्या होता है, बढ़ता है, तभी तो उन्नति बोलते हैं। अब आता है नमन का मीन्स, क्योंकि नमन का मीन्स होता है नमस्ते सलाम, ये करना है, गुड मॉर्निंग कर रहे हो, तो जब नमन करते हैं नमस्ते करते हैं तो ऐसे करते हैं, नमस्ते तो हल्का झुका लेते हैं अपने सर को, ये सलाम करते हैं तो हल्का झुका लेते हैं सर को, जब नमन करते हैं तो थोड़ा झुक जाते हैं, कम हो जाते हैं, तो नमन का मीन्स होता है कम, नमन का मीन्स कम होना, उन्नयन का मीन्स बढ़ना। तो आप सिंपल लिख देंगे क्वथनांक का उन्नयन, हेडिंग डाली क्वथनांक का उन्नयन लिख देंगे। जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो इसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, और ये कम होता है, देखो मतलब निकाल दिया मैंने, तो यहाँ पे लिख देंगे जब हिमांक कम हो जाता है तो उसे हिमांक का अवनमन बोलते हैं। और थोड़ा अच्छा करके लिखना चाहो तो बिलियन और लगा देना, कि जब बिलियन का क्वथनांक बढ़ जाता है तो उसे क्वथनांक का उन्नयन कहते हैं, जब बिलियन का हिमांक घट जाता है या कम हो जाता है तो उसे कहते हैं। नो टेंशन, ऐसे आप निकाल सकते हो, मैंने बोला सब आंसर आप कर सकते हो, ये मेरी गारंटी है। अब देखो हैंडी का नियम जो मुझे बताना है, मुझे कहानी सुनानी है, वीडियो का लास्ट हो गया, कहानी मुझे ये सुनानी है कि भाई हस्बैंड वाइफ थे हस्बैंड वाइफ। अब क्या हुआ, जैसे ही हस्बैंड घर पे आए उन्होंने बोला कि खाना बना दो, तो गैस हो गया खत्म, गैस खत्म हो गया। अब भाई वो रहे भूखे, गैस लेके आए, फिर उसके बाद जाके खाना बना तो उन्होंने खाया। क्लियर। अब क्या हुआ,
अब उन्होंने पूछा कि भाई तूने बताया कि नहीं पहले जब गैस खत्म था तो उनकी वाइफ ने बोला कि आप भी तो पूछ सकते थे पहले से ये कि गैस है कि नहीं है, ठीक। तो उन्हें ये बात ध्यान थी, तो अगले मंथ उन्होंने पहले ही ध्यान रखा यार गैस खत्म नहीं हो जाएगी, गैस खत्म नहीं हो जाए है। तो एक नॉर्मल भाषा जो होती है, नॉर्मल भाषा, तो उसमें एरी बोल देते हैं, एरी ओरी इस तरह से बोल देते हैं, तो आप बिल्कुल नॉर्मल बन जाओ। तो उन्होंने पूछा कि एरी गैस खत्म तो नहीं हुआ इस बार, गैस है या नहीं है, तो एरी गैस, तो सीधी सी बात है, एरी अगर याद हो गया, एरी एरी होता है ना, एरी एरी मतलब हेनरी का नियम, और क्या गैस खत्म हुआ नहीं, तो इसका मतलब ये गैस का नियम है। हेनरी का नियम जो है, एरी गैस खत्म हुआ कि नहीं, तो ये हेनरी का नियम है। राहुल का नियम मैंने बता दिया, उल्टा थप्पड़ मार दो, ठीक है, सब कुछ मैंने आपको ऐसे सिखाया, आप कर सकते हो। तो एरी गैस खत्म हुआ कि नहीं, ये बात याद रखनी, बात खत्म। अब ये जो वाइफ है बड़ी ही अजीब है। नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं हम, नॉर्मल लाइफ में देखो ऐसा करते हैं हम, इसे गर्म करते हैं तो यहाँ पे भाप बनती है, भाप बनती है, नॉर्मल करते हैं, भाप बनती है ना, बनती है, इस तरह से भाप बनती है। और भाप को क्या बोलते हैं, हम गैस बोलते हैं, क्योंकि जो चीज उड़ती है उसे गैस बोलते हैं, तो भाप गैस होती है। और पानी को द्रव बोलते हैं, जो बहते हैं उनको द्रव बोलते हैं, राइट। तो नॉर्मल लाइफ में ये काम होता है, लेकिन इनकी जो वाइफ है थोड़ी माइंड की खिसकी हुई है, ये उल्टा काम कर रही है। ये तो द्रव को गैस में बदल रहे हैं, लेकिन ये गैस को द्रव में बदल रही है, उल्टा कर रही है, ठीक है। तो क्या कर रही है, गैस को ये अपने पास द्रव है और ये गैस लेके आ रही है और द्रव में घोल रही है, द्रव में घोल रही है, ठीक है। तो बस इतनी कहानी मेरी याद रखनी है, ये गैस को द्रव में घोल रही है, बस आपको लिख देना है क्या, हेनरी का नियम हेडिंग डाल दिए, लिखना है गैस को द्रव में घोल रही है ना, पी बढ़ाने पर, पी बढ़ाने पर, पी का मतलब होता है प्रेशर, पी बढ़ाने पर गैस द्रव में ज्यादा घुलती है, द्रव में ज्यादा घुलती है, इसकी सीमाएं देख लेना। तो इस तरह से हमने 5 या 6 चैप्टर, मैंने गिने नहीं कितने हो गए, इतनों को खत्म किया है, एक एक पॉइंट पकड़ के। आप इसे 3 से 4 बार देखें और टॉप करके आए, सब क्वेश्चन कर देंगे, नो टेंशन नो प्रॉब्लम, नंबर आपको करेक्ट मिलेंगे, आपको कोई भी दिक्कत डाउट लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैं एक न्यूमेरिकल की ट्रिक वीडियो डालूंगा, केमिस्ट्री के मुश्किल से 6-7 टाइप के न्यूमेरिकल होते हैं, वही आते हैं, और रिएक्शन की, तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लें, उन्हें और देख लें। 30-40 मार्क मतलब 35 से 40 मार्क यहाँ से हो जाएंगे, फिर आगे उनसे हो जाएंगे। याद आपको कुछ भी नहीं करना, ना यहाँ पे ना वहां पे। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, 2 से 3 बार देखें, सीधी सी बात है, और उसके बाद कॉपी लें और मेरे साथ साथ आंसर निकालें, जिससे मैं निकालता हूँ, बहुत अच्छा स्कोर आएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। इसी तरह से हम फिजिक्स का भी आपको देंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम परेशानी लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आप मुझसे जुड़े रहो और बोर्ड एग्जाम की टेंशन को भूल जाओ। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।